हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, हम लोगों ने 5 क्लास कर लिए हैं जिसका प्ले लिस्ट बन गया है। आप जरूर देखिए उन सभी वीडियो को। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, जिसमें से कल तो हमारा चैप्टर भी समाप्त हुआ और कल हम लोगों ने 5 या 6 प्रश्न देखे थे। उसके अलावा भी कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रश्न बुक का है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। आज उन सारे प्रश्न को कर लेंगे और कल हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस पर जो भी लिखा हुआ है इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो है ना 6 नंबर प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न तो हो गया है कल की क्लास में, 6 वाले प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। आखिर रूसी क्रांति होने का क्या कारण था? वो तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें से केवल 2 कारण का ही वर्णन करने को कह रहा है। ठीक है, अगर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता तो ये कहता कि आप सारे का वर्णन करें, लेकिन यहाँ पर केवल 2 कह रहा है। इसका मतलब है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है कि कृषकों की दयनीय स्थिति। तो हम आपको बताए थे कि जब क्लास में जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्या थी? तो अत्यंत दयनीय थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा, ये क्या था? ये वहाँ का राजा था। रूस में जार को राजा कहा जाता है। ठीक है, नहीं, रूस में राजा को जार कहा जाता है। ठीक, तो वहाँ का ये राजा था अलेक्जेंडर द्वितीय, जिसके द्वारा क्या हुआ? कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया गया। मतलब कृषि पर, दास्ता मतलब होता है गुलामी, जो कृषि पर गुलामी कर रहा था वहाँ का राजा, वो सब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किसने समाप्त किया? तो अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, उसके बाद है कि परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। क्या हुआ था? इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। क्या थे? उनके खेत जो थे बहुत छोटे छोटे थे, जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। क्या करते थे? जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। पूंजी मतलब होता है रुपया, रुपया का अभाव था, तथा वो करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। करों के बोझ मतलब टैक्स, वहाँ के जो राजा थे वो टैक्स लेते थे। ठीक है, इतना अनाज आपको हुआ तो आप इतना टैक्स दे दीजिए। ठीक, तो करों के बोझ से यानी कि टैक्स के बोझ से भी वो दबे हुए थे। ठीक है, तो ये 6 नंबर प्रश्न में। ठीक है, अभी तो हम समझा दिए। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी नहीं आया होगा तो अब जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें जाकर देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कारण कह रहा था ना 2 कारण, तो दूसरा कारण यहाँ पर है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो रूस में मजदूरों की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। क्या थी? रूस में जो मजदूर लोग थे उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति थी। ठीक है, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। ठीक है, किसान के पास क्या था? किसान को टैक्स लाद दिया गया था। उसके बाद उनके खेत छोटे छोटे थे। ठीक है, तो ये सब उनकी स्थिति। लेकिन मजदूर का क्या था? मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता था, लेकिन उन्हें रुपया कम दिया जाता था। उन्हें अधिक क्या किया जाता था? यहाँ पर काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। ठीक है, तो मजदूरी क्या थी? काफी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। मतलब काम करवा लिया जाता था। काम करवाने के बाद क्या होता है? जब काम करवाया जाता है उसके बाद में जब रुपया लेने का समय आता है, तो रुपया लेने जब मजदूर लोग जाते थे तो वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता था उनके साथ। ठीक है, अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता था, अच्छा से बात नहीं किया जाता था वहां पर के मजदूरों को। ठीक है, अतः यहाँ पर देखिए दुर्व्यवहार गलत है। ठीक, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। अतः वे अपनी क्या थे? स्थिति से, इस दुर्व्यवहार से, इस काम से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। ठीक है, मजदूरों को वहां का तो पहले बात की संविधान था ही नहीं उस समय। कोई भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होता है। ठीक है, लिखित दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। ठीक है, तो क्या था? वहां के संविधान तो था ही नहीं, और कोई राजनीतिक मतलब वहां का राजा जो था वो सब कोई अधिकार ही नहीं दिया था मजदूरों के पास। ठीक है, कि आप अपने क्रांति कर सकते हैं यदि आपको दिक्कत होता है तो। वे अपनी मांगों से क्या थे? मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनको तो कोई अधिकार नहीं था। दूसरी बात की वे अपने मांगों के लिए, उनका जो मांग था कि क्या मांग होगा? मतलब अपने से अगर लगाया जाए ना मान, तो उनका मांग होगा कि हमें इतना एक निर्धारित समय तक काम करवाया जाए, मतलब 8 घंटे। ठीक है, और दुर्व्यवहार मतलब अच्छा से व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो यही ना उनका मांग होगा। तो यही, इन्हीं मांगों के लिए क्या करते थे? वो हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। ठीक, इन मांगों के लिए क्या वो हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। ओके, तो ये रहा 6 नंबर प्रश्न। ठीक, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था? ठीक है, रूस में जो नीति लागू हुआ था, जो जाति के लोग थे, आगे इसमें बताएंगे। ठीक है, तो क्रांति तक कहाँ वो उत्तरदायी था?
उत्तरदायी मतलब क्या, वो कहाँ तक अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, ठीक है। सोवियत रूस इसका इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां पर कई देश मिलकर एक सोवियत रूस बना था, ठीक है। रूस देश क्या था, कई देशों को मिलाकर बना था, इसीलिए उसे USSR शॉर्ट में और उसे सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। ओके, क्या था, तो सब विभिन्न राष्ट्रीयताओं में अलग अलग देश के अलग अलग राष्ट्रीयताओं का देश था, ठीक है। यहाँ मुख्यतः सलाव जाति के लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतः कौन से जाति के लोग, सलाव जाति के लोग। इसके अतिरिक्त फील, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। इसलिए अभी देखिए यहाँ पर इसकी संख्या ज्यादा थी सलाव जाति की, जबकि ये सभी जो है फील, पोल, जर्मन, यहूदी इन सभी जातियों की संख्या कम थी, ठीक है। तो यह भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। रस्म रिवाज जो भी आपका संस्कृति हो, आप जो भी चीज को मानते हो, जैसे आप इस धर्म को मानते हैं, आपका एक मान्यता होगा कि हम ऐसे करते हैं, ठीक है, वही है रस्म रिवाज, ठीक है। कि बड़े व्यक्ति को प्रणाम करना है, छोटे व्यक्ति को नहीं, इस प्रकार से जो भी रस्म रिवाज होते हैं, ठीक है। तो जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, जो जार था रूस का, यानी कि जो राजा था वो क्या क्या रूसी भाषा, रूस का भाषा जो था और शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। अभी प्रयास किस पर किया, तो प्रयास किया अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई, ठीक है। ये सलाव जाति की संख्या तो अधिक थी, तो उस पर क्या किया था कि ये सभी संस्कृति नहीं लादा था, ठीक है। कि ये भाषा, शिक्षा, संस्कृति केवल अल्पसंख्यक लोगों पर, यानी कि कम संख्या वाले लोगों, जिनका नाम क्या है, फील, पोल, जर्मन, यहूदी, इन सभी लोगों पर क्या किया, रूस का जो भाषा था, रूस का जो शिक्षा था, रूस का जो संस्कृति था, वह लाद दिया। जैसे क्या हुआ, अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई, ठीक है। इन फील, पोल, जर्मन, यहूदी में हलचल मच गई। 1863 में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया, तो उनको निर्दयता पूर्वक दमन किया गया, ठीक है। निर्दयता पूर्वक मतलब कोई अंदर से दया नहीं, ठीक है, निर्दयता पूर्वक दमन किया। इस प्रकार रूसीकरण के कारण रूसी राजतंत्र के प्रति अल्पसंख्यकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, ठीक है। क्या हुआ, इसी प्रकार से रूसीकरण के कारण क्या हुआ, रूसी राजतंत्र के प्रति, रूसी का जो राजतंत्र यानी कि जो वहां का राजा था, तो राजतंत्र के प्रति क्या हुआ, अल्पसंख्यकों यानी कि कम जिनकी संख्या थी उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और आज आप देखते हैं कि सभी देशों में लगभग लोकतंत्र ही है, ठीक। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के हाथ में शक्ति होता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है वो 8 नंबर प्रश्न कहता है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। साम्यवाद जो था एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। साम्यवाद जिसके बारे में हमने बताया थे कि जिसमें क्या होता है, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार होता है, तो ये नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जो कि अच्छा था। एक देश के लिए क्या है, साम्यवाद अच्छा है। आंसर में कहता है रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है। रूस में क्रांति जब होता है उसके बाद क्या होता है, सामाजिक मतलब समाज, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है। क्या वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, असमानता समाप्त कर दी गई। इसमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्या हुआ, असमानता को समाप्त कर दिया गया। कहने का अर्थ है सभी लोगों को समान रूप से देखा जाने लगा, ठीक है। वर्गहीन समाज की स्थापना की गई। पूंजीपति और जमींदार का वर्णोन्मूलन किया गया, ठीक है। समाज में एक ही वर्ग था, साम्यवादी नागरिकों का। क्या था, एक ही वर्ग था जिसका नाम है साम्यवादी नागरिकों का। साम्यवादी जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार हो, तो वही करे साम्यवादी नागरिकों का। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मतलब संविधान के अनुसार बना दिया गया। लेनिन जब रूस में पहुंचा 1917 ईस्वी में, तो क्या हुआ, वहां पर संविधान बनाया, ठीक है, कुछ दिनों के बाद, ठीक। तो संवैधानिक अधिकार बना दिया। रूस का जो भी काम था वो संविधान के अनुसार चलेगा, इसीलिए संवैधानिक बना दिया गया। अब क्या होगा, रूस का काम कोई पूंजीपति, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा जो कि अपना मर्जी चलाता था, अब संविधान के अनुसार होगा। सभी देशों के, सभी लोगों के लिए एक। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश में जितने भी संपत्ति था उसका राष्ट्रीयकरण, यानी कि देश का ये सभी चीज क्या होगा, देश का हो जाएगा, ठीक है। देश का मतलब राष्ट्र के अनुसार देश का संपत्ति का काम होगा, ठीक है, एक देश के अनुसार तो कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी, जिसके कारण क्या हुआ, रूस में बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है, बहुत सारे, जिसके कारण क्या हुआ, रूस देश का विकास भी हुआ ये नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के चलते, ठीक है।
9 नंबर प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के समझौता है। कैसे? साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। साम्यवादी मतलब क्या? जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार हो। साम्यवादी कहने का अर्थ है जिसमें सरकार के पास शक्ति हो, ठीक है, जिसमें सभी काम सरकार करता हो। तो इस व्यवस्था में क्या होता था? व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी संपत्ति नहीं था, ठीक, सभी संपत्ति सरकार का था, उस देश के सरकार का। तो परंतु लेनिन लिखा गया, ठीक है, गलत है, लेनिन होगा। परंतु लेनिन तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परंतु जो लेनिन था उसको पास बहुत ज्यादा दिमाग था, तो वो क्या किया? लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया, ठीक है। किसानों को क्या किया? जमीन का स्वामित्व। स्वामित्व मतलब क्या? उसका मालिक, ठीक है। जमीन का मालिक कौन होगा? किसान होगा, तो उसको दिया गया, ठीक है। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार भी क्या कहा? व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार भी नई आर्थिक नीति में दिया गया। नई आर्थिक नीति में और क्या दिया गया कि जो उद्योग था उसको भी क्या करेगा? व्यक्तिगत स्वामित्व में चलाने का अधिकार दिया, मतलब तत्काल दिया, ठीक है। नई आर्थिक नीति में किया, ठीक, एक व्यक्ति के हाथ में तब तक दिया, ठीक है, ध्यान में रखते हुए। एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता है कोई भी काम, इसीलिए यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? उत्तर में कहता है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, ठीक है। क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस का पराजय, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1914 में इससे लेकर के 1918 तक चला, ठीक है। तो पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, ठीक है। वहां के जो लोग थे उनका तत्कालीन कारण क्या बना कि रूस क्यों हार गया इस प्रथम विश्व युद्ध में, इतना बड़ा देश? क्योंकि युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके रास्पुटिन, जरीना जो कि किसकी पत्नी थे? जार निकोलस द्वितीय की, और ये जो रास्पुटिन था ना, ये उसका गुरु था। तो जरीना का क्या था? रास्पुटिन के साथ चक्कर चल रहा था, ठीक है, चक्कर। तो ये जो गुरु था रास्पुटिन जो कि जार निकोलस द्वितीय का, और ये जरीना जो उसकी पत्नी थी, तो ये जैसा निष्कष्टतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। इसमें क्या किया? षड्यंत्र करने का मौका मिल गया रूस के पराजय के बीच, ठीक है। रूस का जब पराजय हुआ उसी समय क्या मिला? इन लोगों को क्या? षड्यंत्र रचने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। इसीलिए लोगों इतना राजतंत्र का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि आज लोकतंत्र है, ठीक है। इन्हीं के कारण क्या हुआ? और राजतंत्र की प्रतिष्ठा भी गिर गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे बुक का क्वेश्चन था, ठीक है। 7 प्रश्न और है, ठीक, जो कि खुद से लाए हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये सभी प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 11 में है कि साम्यवाद क्या है? साम्यवाद किसे कहते हैं? तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है, उस सारी संपत्ति सरकार के अधीन होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। साम्यवाद क्या है? जब प्रथम क्लास में ही हम इसका परिभाषा बताए थे कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है और सारी संपत्ति सरकार के अधीन होता है, सरकार के हाथ में होता है, उसे ही हम साम्यवाद कहते हैं, ठीक। साम्य मतलब क्या? सभी लोगों का, ठीक। अगला प्रश्न कहता है शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखें। तो शीत युद्ध के बारे में तो हम तो आपको बताए थे कि यह एक वैचारिक युद्ध होता है, जिसमें वास्तव में तो युद्ध नहीं होता है, बल्कि केवल विचारों का युद्ध होता है। शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, वह एक वैचारिक युद्ध था, मतलब विचार का युद्ध था, जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका क्या? अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जबकि रूस में कौन सा? साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, और 1991 में 1991 में क्या हुआ? सोवियत रूस का विघटन हो गया, ठीक है। सोवियत रूस का क्या हुआ? विघटन मतलब टूट गया, ठीक। यह कब से कब तक चला? तो यह 4 दशक तक चला था, ठीक है। 1946 से लेकर 1991 तक, ठीक है। जब तक यह सोवियत रूस विघटित नहीं हो गया, जब तक बंट नहीं गया, टूट नहीं गया, तब तक यह युद्ध चलता रहा था, ठीक है, मतलब विचारों का युद्ध, ठीक। अगला प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम तो बताए थे कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझे थे। तो उसी प्रकार से देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में
ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, ट्रियर यहाँ पर गलत है, ठीक, नीचे में होगा। ठीक है, ट्रियर नगर में क्या हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स और एंगल्स 1848 ईस्वी में क्या हुआ, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, मार्क्स और एंगल्स ने क्या किया, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कब किया, 1848 में। ठीक है, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो अब अगर कुछ क्वेश्चन आएगा आधुनिक समाजवाद का जनक निम्नलिखित में से कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या किया, 1867 में क्या, एक दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, इसका रचना किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। कब हुआ, 1867 में। ठीक, अब देखिए, तो इतना जवाब हम कब देंगे, जब 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, तब हम इसका जवाब इतना ही देंगे। ठीक है, लेकिन जब 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो हम आगे बताएंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इनका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो उसके बारे में बताएंगे, वो बहुत बड़ा लिखा जाएगा। ठीक है, इनके बारे में सभी चीजें। ठीक, 14 नंबर प्रश्न कहता है, बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालिक कारण बताइए। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति मतलब जिस दल का संख्या अधिक था उसे ही हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो 2 तत्कालिक कारण कर रहा है, निम्नलिखित है। ठीक है, बताने के लिए कर रहा है 2 तत्कालिक कारण, मतलब तत्कालिक क्या, जल्द जो हुआ था वहां पर कारण वही। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रूस की जनता और आक्रोश हो गई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस हार गया, ठीक है, तो क्या किया, रूस की जनता और आक्रोश हो गया। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय के अनुपस्थिति में जरीना, जार निकोलस द्वितीय की अनुपस्थिति मतलब जार निकोलस द्वितीय वहां पर नहीं था, अनुपस्थित था। तो उसकी पत्नी जो जरीना थी और उसके तथाकथित गुरु, उनके गुरु थे जिसका नाम है रास्पुटिन, को षड्यंत्र से राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। ठीक है, तो दूसरा में यही बताया गया है कि राजतंत्र की प्रतिष्ठा क्या हुई, और गिर गई। राजतंत्र है, जिसमें राजतंत्र में क्या होता है, राजा के हाथ में शक्ति होता है। ठीक, तो उसके प्रतिष्ठा क्या हुई, और गिर गई। किनके चलते, तो इस जरीना और उसका जो गुरु था रास्पुटिन के चलते क्या हुआ, गिर गया। तो बोल्शेविक क्रांति के 2 कारण था। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है, बौद्धिक जागरण में रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, बौद्धिक जागरण में रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, तो रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है। ठीक है, जब रूस में क्रांति नहीं हुआ था उससे पहले एक वैचारिक क्रांति, विचार का क्रांति भी देखी जा सकती है। ठीक है, जैसे ल्यू ट्रस्टाय, दोस्तोवस्की, तुर्गेनेव और चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहित दे रहे थे। ये जो व्यक्ति थे, ये जो 3-4 व्यक्ति थे, ये सब क्या किए थे, विचार को प्रोत्साहित दे रहे थे। ठीक है, रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। ठीक है, जो समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था, मतलब कार्ल मार्क्स के चलते क्या हुआ, और भी लोग जागृत हो गए। ठीक है, उनका जो पुस्तक की वो रचना की है, उससे लोगों में और भी जागृति हुआ। क्या हुआ, और भी जागृत हुए। किनके चलते, तो कार्ल मार्क्स के चलते रूस की जनता और भी जागृत हो गई। ठीक है, बुद्धिजीवियों के विचारों से प्रभावित होकर किसान और मजदूर, बुद्धिजीवों मतलब क्या, जो मध्यम वर्ग के वहां के लोग थे ना, जिनके पास थोड़ा बुद्धि था, ठीक, जो अच्छे से अपना रहते थे। ठीक है, जो अपने से खाना पीना अच्छा से, जिनका शिक्षा भी प्राप्त हो जाता था, जिनके पास थोड़ा बुद्धि था, ज्ञान था, जो अपने देश के बारे में जानते थे। तो बुद्धिजीवी के विचारों से प्रभावित होकर किसान और मजदूर शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो गए। ठीक है, किनके विचारों से, तो बुद्धिजीवी के विचारों के, कार्ल मार्क्स के विचारों से, और कुछ इन व्यक्तियों के विचारों से क्या हुआ, इन लोगों के अंदर एक जोश जगा, जिसके कारण क्या हुआ, ये अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न करता है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है, रूस का जो क्रांति था वो पूरे विश्व को प्रभावित किया था। ठीक है, आपको हम क्लास में बताए थे। ठीक है, जब चैप्टर समाप्त हो रहा था तो उसका क्या करा है, 2 उदाहरण बताइए, जबकि हम आपको 5 या 6 बताए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही पूछ रहा है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो रूस की क्रांति के बाद विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, एक साम्यवादी विश्व और एक पूंजीवादी विश्व। ठीक है,
विचारधारा के स्तर पर क्या हुआ, एक हो गया साम्यवादी विश्व और एक हो गया पूंजीवादी विश्व। ठीक है, साम्यवादी जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार हो, जिसमें सरकार के हाथ में शक्ति हो, और पूंजीवादी में एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति हो। ठीक है, तो दो भागों में बट गया था विश्व। ठीक है, दूसरा है कि रूस की क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहित किया। ठीक है, एशिया जिसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत देश, और अफ्रीका भी एक महादेश ही है। ठीक है, तो ये जो भी देश दूसरे देश पर कब्जा किए थे उन लोगों को क्या हुआ, मुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये रूस की क्रांति ने। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। ठीक है, लेनिन द्वारा आखिर क्या कारण था जिसके कारण नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। ठीक है, 1921 में किया गया था ना, तो उत्तर में लिखा है कि लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था क्या करना लागू संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर उसी समय क्या हुआ था, शायद पराजय हुआ था। ठीक है, रूस का, और उस समय जनता भी आक्रोश हुआ था, तो जिसके कारण क्या लेनिन ने सोचा कि अगर इतना जल्दी अगर किया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस देश के लिए। तो इसीलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में की। इसे लागू कर लेनिन को मार्क्सवादी मूल्य से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। ठीक है, लेनिन को क्या करना, मार्क्सवादी मूल्य से, मार्क्सवादी मतलब कार्ल मार्क्स जो थे उनके मूल्य से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक 17 प्रश्न हम लोग देख लिए, कुल लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप केवल समझिए। ठीक है, अभी याद वाद नहीं कीजिए, ठीक, केवल समझिए। ठीक है, तो यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।